नमस्कार दोस्तों। आज हम एक फिर से नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे का चैप्टर है वो हमने कम्प्लीटली उसको कवर कर लिया। जितना हमें पढ़ना था उससे एक लेवल हमने ऊपर ही पढ़ा, कम कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। तो कुछ बच्चों की कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो, इतना डीप नहीं पढ़ो। तो कोई भी डीप नहीं है भाई, हमें एक लेवल आज कल गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती है वो आती है बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, और उसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो बाकी लोगों से आपको एक या दो कदम आगे रखना ही है, आगे रहना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। ठीक है, तो केवल और केवल मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। इसमें तो बच्चों को डाउट ही नहीं है कि सर आप उल्टा ज़्यादा ही पढ़ा रहे हो। तो डरो मत, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बन रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे आपको डरना नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपके कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। कुछ मैथ वाले बच्चे हैं, कुछ बायो वाले भी हैं, कुछ अलग अलग स्टूडेंट जिन्होंने बायो छोड़ दी, वो सब को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसको आप मैनेज करिए। बाकी आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे आप बताएंगे। आज की जो क्लास है कोशिका विभाजन की क्लास, इसमें हम समसूत्री विभाजन करने वाले हैं, और एक क्लास कोशिका विभाजन की और आएगी जिसमें अपन अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस को पढ़ेंगे, है ना। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस मियोसिस। तो दो क्लास इसकी आएगी, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। जैसे कोशिका वाला चैप्टर को मैंने पूरा लंबा खींच के पढ़ा है, क्यों? क्योंकि वो शुरुआती चैप्टर था, बायो के साथ आपकी कनेक्शन, आपके बॉन्ड मजबूत करने थे, तो उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया, है ना। और आप लोगों को वो इतना पसंद आया, सब लोगों ने इतना उसको पसंद किया। अब ये जो कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है, इसको हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे। दो लेक्चर आएंगे, नॉर्मली घंटे एक घंटे के हमारे आसपास लेक्चर रहते हैं, एक सवा घंटे के, तो उसके आसपास ही ये लेक्चर रहेंगे। और दो लेक्चर में हमारा कोशिका विभाजन ही हो जाएगा। एक लेक्चर आज और एक लेक्चर मैं और डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कोशिका विभाजन का जो चैप्टर है, वैसे इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, नॉर्मली जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो आपको मैं समझा दूँ, ठीक है। लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये मैं आपको अभी से कंफर्म कर दूं। जितना मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो कोशिका में पढ़ाया, चाहे मैं कोशिका विभाजन में पढ़ाऊँ, वो मोर देन सफिशिएंट है। उस पर आपको डाउट रखना ही नहीं है, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाओ, जितनी बातें बता रहा हूँ उनको लिखो, और कुछ कोई बात मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ हर बात लिखूँ, लेकिन कोई चीज़ मैं बता दे रहा हूँ और नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उसको भी आप साथ साथ में नोट करिए। इसका मतलब यही तो होता है नोट्स बनाने का मतलब, है ना। तो आपको बेहतरीन ढंग से अपने इस दिमाग को, कान को, आंखों को सब कुछ खोल के सुनना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं। समसूत्री विभाजन आज हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो कोशिका विभाजन होता क्या है सर, ये बताइए। हमें तो ये भी नहीं पता कोशिका विभाजन क्या होता है। अगर इस नाम को भी अगर आप ध्यान से सुनोगे, कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े करना, यानी कि कोशिका के टुकड़े होना, कोशिका का टूटना, कोशिका का बंटना, यही तो मतलब होता है। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटना, टूटना, टूटना, यही तो होता है। तो कोशिका का विभाजन मतलब कोशिका का टूटना, ये कोशिका विभाजन। अब ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई, जैसे कि अपन की परिभाषा नहीं आने वाली, लेकिन मतलब तो समझे। लेकिन एक्चुअल अगर परिभाषा में बात करूं तो कोशिका विभाजन क्या होता है, इसमें कोशिका जो है वो अपने, कोशिका जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, जैसे मैंने सीधा ही कह दिया कि कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, ऐसा नहीं। पूरा एक जटिल लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इतना मतलब समझो कि कोशिका विभाजन मतलब कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है सर। तो सर ये बताइए कि कोशिका दो भागों में बढ़ती क्यों है, कोशिका विभाजन होता क्यों है। इस चीज़ को वैसे तो जब हम इसका महत्व पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन का, तो हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कोशिका विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है। जब हमने जन्म लिया तो हमारा शरीर का जो आकार है वो लगभग इतना था, है ना। कोई भी, आपने, मैंने, इतना था। और अब आकार कितना है आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा। कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। तो वो जो आकार आपका बढ़ा, आपके शरीर के अंदर जो वृद्धि हुई, वो कोशिका विभाजन की वजह से ही हुई। कैसे? कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी। मान ले आपके शरीर के अंदर शुरुआत में 5 कोशिका हुई, 5 कोशिका विभाजित होकर के 10 कोशिका का निर्माण करेगी, 10 विभाजित होकर के 20 का, 20 विभाजित होकर के 40 का। कोशिका विभाजित होकर के अपनी संख्या बढ़ाती है, और इसी वजह से हमारी शरीर की वृद्धि होती है। यानी कि अगर सोचो, हमारे शरीर के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता तो हमारा शरीर का आकार जो है वो बढ़ता ही नहीं, वही आकार रहता। तो शरीर की वृद्धि के लिए
कोई भी जीव है उसके शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है कि नहीं है? तो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है उसको हम एक एक करके देखेंगे। मेन बात आपको समझ आ गई कि कोशिका विभाजन कितना जरूरी है। अब कोशिका विभाजन जब होता है, इस चीज को आपने कोशिका वाला जब चैप्टर मैंने पढ़ाया और उसमें कोशिका सिद्धांत बताया, उस समय ये बात निकल के आई कि जो रुडोल्फ विर्चोव है 1855 में उन्होंने जो कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया, तभी उन्होंने बता दिया था, एक वाक्य दे दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या मतलब है इसका? कि जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनती है, या फिर यूं कहूं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो पुरानी कोशिका है वहीं से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नई कोशिका बनेगी वो पुरानी कोशिका टूटेगी और उससे दो नई कोशिका बन जाएगी। तो कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया? कोशिका सिद्धांत वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा वहां से भी हमने इस चीज को सीख लिया, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन की एक परिभाषा मैं लिखाऊं, उसको ध्यान से सुनना है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से आपको लिखना है और समझना है। मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। कोशिका विभाजन कहते हैं किसे? घटनाओं का वह क्रम जिसमें कोई कोशिका अपने डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं, द्विगुणन करती है अन्य कोशिकीय अवयवों, अन्य कोशिकीय अवयवों का भी द्विगुणन करती है, का भी द्विगुणन करती हैं तथा अंत में दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। वैसे हमारी परिभाषा नहीं पूछेगी, लेकिन अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडा तो क्लियर होना ही चाहिए। तो परिभाषा में अपन देखेंगे कि घटनाओं का वह क्रम जिसमें कोई कोशिका अपने डीएनए का द्विगुणन करती है, यानी कि कोई भी कोशिका है, एक कोशिका है मान लो ये, और इस कोशिका को विभाजित होना है। विभाजित होने का मतलब है कि इस कोशिका को दो कोशिकाओं में बदलना है। अगर एक कोशिका दो कोशिका में बदलना चाहती है तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो भी तो डबल होनी चाहिए, तभी तो दो में विभाजित होगी। इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए पहले डबल होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जो अन्य कोशिकीय अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ? अन्य कोशिकीय अवयव क्या होंगे? जितने भी कोशिकांग इसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जितने भी कोशिकांग एक कोशिका के अंदर होते हैं वो भी तो इसके अंदर डबल होंगे, है ना। तो सारी चीजें पहले इसके अंदर क्या होती है? डबल होती है। क्योंकि अगर फाइनली इसको दो कोशिकाओं में टूटना है तो कोशिका की जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके अंदर केंद्रक होगा, उसके अंदर डीएनए होगा, उसके अंदर कोशिकांग होंगे, वो तो सारी चीजें होंगी। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो यहाँ पे पहले इसमें डबल होना पड़ेगा और फाइनली ये दो पार्ट्स में विभाजित हो जाती हैं, उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। बताओ परिभाषा में कोई दिक्कत है? बहुत आसान परिभाषा है कि सबसे पहले कोई भी कोशिका अपने अंदर डीएनए का द्विगुणन करती है। द्विगुणन का मतलब रेप्लिकेशन, अपने आप को डबल करना। द्विगुणन कहो, प्रतिकृतिकरण कहो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन, फोटोकॉपी, और द्विगुणन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि अपनी जैसी दो फोटोकॉपी, एक ही बात है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी क्या है? परिभाषा है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब देखो,
प्रत्येक कोशिका में कोशिका विभाजन का जो समय होता है, कोशिका विभाजन का समय अलग अलग होता है। कोशिका विभाजन का समय जो होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे सर? बिल्कुल अभी बताते हैं एग्जाम्पल से आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने इंसान की, ह्यूमन की, मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर जो कोशिका विभाजन में समय लगता है वो लगता है 24 घंटे। यानी कि 24 घंटों के अंदर जो पुरानी कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, है ना। 24 घंटों के अंदर कोई भी कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इतना समय लगता है मनुष्य के अंदर एक कोशिका को विभाजित होने। वहीं पे अगर मैं बात करूं यीस्ट की, तो इसके अंदर लगभग 90 मिनट आपके लगते हैं। अगर मैं बात करूं इकोलाई की, बैक्टीरिया की, इकोलाई की, तो यहाँ पे इसमें लगते हैं लगभग 20 मिनट। ये टाइम आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है, 24 आवर्स। इकोलाई को कितना लगता है, 20 मिनट लगते हैं। यानी कि आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में हो जानी चाहिए कि जो कोशिका विभाजन का समय है वो हर एक जीव में या हर एक कोशिका में अलग अलग होता है। ठीक है, जो कि आप यहां से देख पा रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब कोशिका विभाजित होती कैसे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज को मैं मिटा सकता हूं अगर आपने लिख लिया तो। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेसिक बातें हैं जो हमने पहले कर ली, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? मिटाओ मैं इसको। चलो अब हम देखेंगे कि जो कोशिका विभाजन होता है या कोशिका चक्र होता है, एक ही बात है, चाहे कोशिका विभाजन का हो या कोशिका चक्र का हो। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका, सबसे पहले कोशिका क्या करेगी, अपने आकार में बढ़ोतरी करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी और फिर जाके विभाजित हो, है ना। ऐसा नहीं है कि जितना उसका आकार है उतने में विभाजित हो जाएगी, नहीं। जो उसका आकार है पहले वो अपने आकार में बढ़ाएगी, आकार को बढ़ाएगी। जब उसका बहुत बड़ा आकार हो जाएगा तब वो 2 भागों में टूट जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कोशिका विभाजन की, या कोशिका चक्र की, तो इसके अंदर एक होती है, सबसे पहले कोशिका क्या करती है, वृद्धि करती है। उसे हम नाम दे देते हैं वृद्धि प्रावस्था। और एक जिसके अंदर वृद्धि करने के पश्चात फाइनली कोशिका विभाजित होती है उसे कहते हैं विभाजन प्रावस्था। ये आपको समझ में आना चाहिए। 2 कंसेप्ट है कि कोई भी कोशिका जो होती है वो सबसे पहले वृद्धि करेगी, अपने आकार को बढ़ाएगी, तो उसे हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। जिस प्रावस्था में वो अपने आकार में बढ़ोतरी कर रही है वो वृद्धि प्रावस्था, और उसी अगले पार्ट में वो क्या कर देगी, विभाजित हो जाएगी, उसको हम विभाजन प्रावस्था कह देंगे। ये 2 प्रावस्था होती है और इन्हीं प्रावस्थाओं को बायोलॉजी के अंदर टेक्निकली कुछ अलग नाम हमने दिए। जैसे कि वृद्धि प्रावस्था को हमने नाम दे दिया इंटरफेज। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं अंतरावस्था। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंतरावस्था। ये हमने इसका नाम दे दिया। यानी कि कोशिका की जो वृद्धि प्रावस्था है उसको अब हमने क्या नाम दे दिया, इंटरफेज नाम दे दिया। वहीं पे जो विभाजन प्रावस्था है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हम नाम दे दिया एम फेज। उसको हमने क्या नाम दे दिया, एम फेज नाम दे दिया। यानी कि आपसे पूछ ले कोशिका चक्र के कितने भाग हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 भाग हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज। आपने शुरुआत से यही रटा कि कोशिका चक्र के 2 भाग हैं, एक इंटरफेज, एक एम फेज, एक इंटरफेज, एक एम फेज। लेकिन आज आपको ये समझना है कि इंटरफेज कहते किसको है और एम फेज कहते किसको है। कोशिका, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुसे, आपको इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। बाद में आपको ये याद रखना है कि कोई भी कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर है वो 24 घंटों में विभाजित हो जाती है।
उन 24 घंटों के अंदर उस कोशिका में दो फेज आते हैं। एक फेज जिसके अंदर कोशिका अपने आकार में बढ़ोतरी करती है जिसको हम वृद्धि प्रावस्था कहेंगे, और एक फेज जिसमें कोशिका एक्चुअल में विभाजित होती है उसको हम विभाजन प्रावस्था कहेंगे। टेक्निकली नाम इसके हमने अलग दे दिए, वृद्धि प्रावस्था यानी कि इंटरफेज और विभाजन प्रावस्था यानी कि एम फेज इसको कहते हैं। समझ गए इतनी बात को। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझनी है कि ये जो है इंटरफेज जो होती है वृद्धि प्रावस्था, जबकि एम फेज क्या होती है विभाजन प्रावस्था। ये जो है कुल कोशिका चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, कुल कोशिका चक्र का 95% समय इसमें लगता है, और कोशिका चक्र का 5% समय इसमें लगता है। ये चीज भी आपको देखनी, यानी कि जो कोशिका चक्र मान लो इसके अंदर 100% टाइम है ना, जितना भी है 2 घंटे है तो भी 100% टाइम हो जाएगा, 24 घंटे है तो भी 100% टाइम हो जाएगा। हमने इसको 100% टाइम मान लिया। जो 100% टाइम है कोशिका चक्र का, अब कोशिका चक्र के अंदर दो भाग, एक इंटरफेज एक एम फेज। उस 100% टाइम में से कोशिका चक्र का 95% समय जो लगता है वो किस में लगता है इंटरफेज में लगता है, यानी कि कोशिका अपने आकार को बढ़ाने में 95% समय लगा देती है। और जो वास्तविक विभाजन अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजित होती है उसके अंदर केवल और केवल 5% समय लगता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर के अंदर, इंसान के अंदर 24 घंटों में कोशिका विभाजित होती है तो उसमें से 23 घंटे जो है वो इंटरफेज में लगते हैं, और बाकी के जो 1 घंटा बचता है वो एम फेज में लगता है। ये चीज भी आप नोट करना, 23 घंटे इंटरफेज में, क्योंकि कोशिका चक्र का 95% समय जो है वो आपका लगता है किसमें वृद्धि प्रावस्था। इस चीज को आप खुद भी ये सोचना कि ये एक्चुअल विभाजन अवस्था है और इसके अंदर ये विभाजन के लिए तैयार होती है। इसमें जो कोशिका है वो विभाजन हेतु तैयार होती है। कोशिका विभाजन हेतु क्या होती है तैयार होती है, क्योंकि इसमें ये वास्तविक विभाजन है, यहां पर वास्तविक विभाजन होता है। ये चीज आपको समझना, यहां पे कोशिका विभाजन के लिए तैयार होते हैं क्योंकि यहां पे वास्तविक विभाजन होता है। अब आप इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अपन जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम का जो दिन होता है उस दिन हमारा एग्जाम कितने टाइम लगता है, 3 घंटे या 2 घंटे के लिए। उस 2 घंटे के लिए हम लगभग 1 साल 5, 6, 8 महीने मेहनत करते हैं कम से कम। तो उसको जो तैयारी करने में जो समय लगा, हमारा जो तैयारी करने में समय लगा 99% या उससे भी ज्यादा समय किस में लगा, तैयारी में लगा। जो एक्चुअल हमने एग्जाम दिया उसमें तो बिल्कुल कम समय लगा। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जो वास्तविक विभाजन अवस्था तो भले ही ये हो, लेकिन इसकी विभाजन के लिए तैयार होने में इसको 95% का समय लगता है। ये अपने साथ अपन रिलेट करके भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था जिसमें कोशिका वृद्धि करती है और विभाजन के लिए तैयार होती है। भाई विभाजन तो तब होगा जब कोई चीज विभाजन के लिए तैयार है। आप एग्जाम देने का औचित्य तब बनता है जब आप एग्जाम के लिए तैयार हो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, ढंग से तैयारी की है। अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की, बिल्कुल जैसे ही एग्जाम आया उस दिन पता चला कल एग्जाम है, तो आप उसको देने के उस एग्जाम का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। वही बात यहाँ पे है कि कोशिका विभाजन भले ही इसका टाइम कम हो, लेकिन इसके तैयारी के अंदर सबसे ज्यादा समय लगता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इस वृद्धि प्रावस्था को भी हम फर्दर और इसको डिवाइड करेंगे और एम फेज को भी और डिवाइड करेंगे, ठीक है।
वृद्धि प्रावस्था को अगर मैं बांटूं तो इसको 3 भागों में बांटूंगा। एक इसके अंदर हो जाता है, वृद्धि प्रावस्था को 3 भागों में बांटूंगा। एक इसके अंदर हो जाएगा G1 फेज, एक इसके अंदर हो जाएगा S फेज, और एक इसके अंदर हो जाएगा G2 फेज। दिख रहा है सबको? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 को कहते हैं गेप 1, S फेज को कहते हैं सिंथेटिक फेज यानी संश्लेषण प्रावस्था, और G2 फेज यानी कि गेप 2 फेज। इसको आप लिखेंगे G1 फेज यानी कि गेप 1, G2 यानी कि गेप 2, S यानी कि सिंथेटिक फेज, संश्लेषण प्रावस्था हिंदी वालों के लिए। G1 फेज जो होती है इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब ये नाम इसको क्यों दिया, ये जब हम कोशिका चक्र बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और S फेज क्या है? सिंथेटिक फेज है। S फेज क्या है? सिंथेटिक फेज है। बताओ ये बातें समझ में आ गई? वृद्धि प्रावस्था को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। वो 3 भाग कौन से हैं? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। गेप 1 सिंथेटिक, गेप 2 पोस्ट माइटोटिक, सिंथेटिक, प्री माइटोटिक, तीनों याद होने चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने होशियार होते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं G1 G2 S, G1 G2 S, ऐसे नहीं करना। जैसे लिखाया है वैसे ही याद करना है। कोई तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है? तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। इसी क्रम में याद रखना है, G1 पहले, फिर S, फिर G2, G1 S G2, G1 और G2 के बीच में S, ठीक है? G1 मतलब गेप 1, G2 मतलब गेप 2, G1 पोस्ट माइटोटिक है, ये प्री माइटोटिक है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? वृद्धि प्रावस्था क्लियर है? अब देखो विभाजन प्रावस्था, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं केंद्रक विभाजन, इंग्लिश वाले बच्चों लिख लो कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन। यानी कि जो वास्तविक विभाजन अवस्था है इसके भी 2 भाग है, एक केंद्रक विभाजन, एक कोशिका द्रव्य विभाजन। अब केंद्रक विभाजन को फिर से हम 4 भागों में बांटेंगे। केंद्रक विभाजन को फिर से 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं ध्यान से सुनना। प्रोफेज, यहाँ पे नाम आ नहीं रहे, मेटाफेज, एनाफेज, एक मिनट इसको मुझे ऊपर लिखना है। इसके 4 भाग कौन कौन से देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट किसके हैं? केंद्रक विभाजन के, कैरियोकाइनेसिस के, ठीक है? अब इसका हिंदी में नाम क्या है? प्रोफेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मेटाफेज को हिंदी में क्या कहते हैं? एनाफेज को क्या कहते हैं? टीलोफेज को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं मैं बताऊंगा तो भाई मेरे को नहीं आते खुद को, और तुम्हें भी नहीं आने चाहिए। तुम्हें भी हिंदी नाम मेरे अनुसार नहीं आने चाहिए। अगर तुम हिंदी नाम याद करते हो तो तुम्हें एक चीज बता दूं, आपको इंग्लिश वाले भी करनी। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आपको इंग्लिश वाले भी करने, और अगर आप केवल इंग्लिश वाले कर रहे हैं तो हिंदी में करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको कौन सा पसंद आ रहा है? आप हिंदी में भी करो और इंग्लिश में भी करो, दोनों करने हैं, या फिर झंझटी मेटो सीधे इंग्लिश में याद करो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर दोनों में क्या करने? भाई अगर एग्जामिनर प्रोफेज लिख के दे दिया, उसने हिंदी में ऐसे लिख दिया, प्रोफेज लिख दिया, अब क्या करोगे? तुमने वो पता नहीं क्या पढ़ रखा होगा, द्विपट अवस्थार, युग्म पट अवस्थार, ये पढ़ रखा होगा, उसने दिया ही नहीं, प्रोफेज दे दिया। आप बताओ। लेकिन अब आप कहेंगे सर उसने हिंदी में ही दे दिया तनुपट अवस्था, तब क्या करेंगे? तो इंग्लिश का सवाल भी तो आता है ऊपर, उसमें भी देख सकते हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसमें हमारे पास दिक्कत नहीं है। अगर हम इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, हिंदी में याद करें तब दिक्कत है। तब आपको दोनों में याद होना चाहिए।
ठीक है, तो मेरे से ये आप उम्मीद मत रखना कि मैं हिंदी में ये नाम बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ईमानदारी से बताऊं तो मुझे खुद भी इसके हिंदी नाम नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि जो काम की चीज़ नहीं है उसको फालतू दिमाग में रखना भी नहीं, उसकी जगह एक एक्स्ट्रा चीज़ और रखेंगे जो काम की है ना। तो ये लो, ये हमने इसको पूरा जो है आपके सामने फ्लो चार्ट बना दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ढंग से स्क्रीनशॉट लो, इसका पूरा फ्लो चार्ट है आपके सामने। सॉरी। तो कोशिका चक्र आपको समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि कोशिका चक्र होता क्या है। हमने कहा कि कोई भी कोशिका पहले विभाजित होने से वृद्धि करती है, यानी कि पहले वृद्धि करेगी फिर विभाजित होगी। तो उसके अंदर कितनी प्रावस्था होगी? दो प्रावस्था, एक वृद्धि प्रावस्था, एक विभाजन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था को हमने इंटरफेज कहा और विभाजन प्रावस्था को हमने एम फेज कहा। इंटरफेज जो होती है उसके अंदर कोशिका चक्र का 95% समय लगता है, जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। और जो एम फेज होती है उसके अंदर 5% समय लगता है, जिसमें वास्तविक रूप से कोशिका विभाजित होती है। फिर हमने कहा कि इंटरफेज को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें कोशिका वृद्धि करती है या विभाजन के लिए तैयार होती है। उसके 3 भाग है, G1, S, G2। और जो एक्चुअल विभाजन अवस्था है उसके 2 पार्ट है, एक कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्र का विभाजन, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के 4 भाग फिर से हो जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमें याद रखने वाली चीज है वो ये वाली चीज है, केंद्र के विभाजन। इस पे अपन ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि सवाल जो 90% सवाल बनने की संभावना है वो केंद्र के विभाजन से बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मेन पार्ट इसका यही है, केंद्र के विभाजन, है ना। केंद्र को विभाजन होने में देखो 4 फेज लग रही है, बाकी किसी को नहीं लगेगी इतनी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर हम कोशिका चक्र बढ़ा लेते हैं, फिर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर कैसे पढ़ेंगे ये तो समझ में आ गया भाई। G1 पढ़ेंगे, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, फिर केंद्र के विभाजन पढ़ेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। ये तो चीजें पढ़ रही है जो यहाँ पे लिखी है, तब तो मैं यहाँ से यहाँ क्यों लाया, ये चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, लेकिन इससे इन चीजों को पढ़ने से पहले एक बार हम कोशिका चक्र पढ़ लेते हैं कि कोशिका चक्र होता कैसे है ना, उसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, मिटाओ मैं इसको। चल, अब कोशिका चक्र का डायग्राम हम देखने का प्रयास करते हैं। सेल साइकिल कैसा होता है आप सबको बनाना है मेरे साथ, ऐसा नहीं कि बनाना नहीं। बनाना साथ साथ में ना, देखते मत रहना तुम भी। ये अपना बन गया बन गया कि नहीं बना, देखता
चलो इधर देखो, इधर देखो भाई। अब देखो ये है पूरा कोशिका चक्र। ये क्या है? पूरा कोशिका चक्र है। कोशिका चक्र के अंदर आपने दो पार्ट पढ़े, एक तो इंटरफेज, एक एम फेज। तो यहाँ पे इधर जो आपको पार्ट दिख रहा है G1, S और G2, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ये आपका इंटरफेज है। ये आपका क्या है? इंटरफेज है। ठीक है। और यहां पर ये जो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये क्या है? एम फेज। ये चीज तो अब आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमने इसको पहले क्लियर कर दिया कि G1, S, G2 ये इंटरफेज के भाग है, जबकि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एम फेज के भाग। G1, S और G2। फिर कैरियोकाइनेसिस के अंदर चार भाग थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये चार पार्ट इस कैरियोकाइनेसिस के हो गए। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे समझो। G1 फेज जो होती है इसको कोशिका विभाजन निर्णय फेज कहते हैं। ऐसा क्यों? G1 फेज को कोशिका विभाजन निर्णय फेज कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे जब एक बार जब कोशिका यहाँ पे आती है तो उस कोशिका को आगे विभाजित होना है या नहीं होना है, ये सब कुछ कहाँ पे डिसाइड होता है? G1 फेज में। समझ रहे मेरी बात को? कोई कोशिका विभाजित आगे होगी या नहीं होगी ये डिसाइड होता है G1 फेज में, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका विभाजन निर्णय फेज। यहां पे डिसाइड होने के बाद मान लो कोई कोशिका विभाजित होना चाहती है, वैसे सारी होना चाहती है, तो वो नेक्स्ट आगे प्रोसेस में चली जाएगी, यानी कि एस फेज में चली जाएगी। और कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जो कभी भी विभाजन दर्शाती नहीं, या कुछ कोशिका ऐसी होगी जिसको ये पिछली बार तो विभाजित होकर आई लेकिन अब इसको विभाजित नहीं होना है ना। तो जिन कोशिकाओं को विभाजित नहीं होना है, आगे नहीं जाना है, वो G1 फेज से बाहर निकल जाती है, इसको G0 फेज कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? ध्यान से सुनना, मैं फिर से बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुनो। G1 फेज जो होती है इसको कोशिका विभाजन निर्णय फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी कोशिका को विभाजित होना है या नहीं होना है ये इसी फेज में डिसाइड होता है, G1 फेज में, है ना। अगर कोशिका को विभाजित होना है, आगे जाना है, तो फिर वो तो आगे एस फेज में चली जाएगी। और मान लो कोशिका को विभाजित नहीं होना है, फर्दर उसको डिवाइड नहीं होना है, तो वो कोशिका G1 फेज से बाहर निकल जाती है, उसको G0 फेज बोला जाता है, शांत प्रावस्था बोली जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका होती है? जैसे कि आपकी तंत्रिका कोशिका, है ना, न्यूरॉन, जैसे कि आपकी हृदय की कोशिका, ये कोशिका कभी भी विभाजित होती नहीं है। तो क्या ये एस फेज में जाएगी, आगे जाएगी? नहीं, वो G1 फेज से ही बाहर निकल जाती है ना। इसलिए तो अपन कहते हैं कि जब किसी के सर पे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वहां पे उस समय उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। रीजन क्या है? जो न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, वो डैमेज अगर हो गई तो वो फिर से विभाजित नहीं हो सकती। तो सबसे ज्यादा जो है रिस्क रहता है अगर आपके सर में चोट लगती है ना। इसी वजह से जो तंत्रिका कोशिका और हृदय की कोशिका होती है वो आपकी G1 फेज से बाहर निकल जाती है, कभी भी विभाजित नहीं होती। ठीक है। और G0 फेज जो होता है ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। इसको हम एक एक करके सारे पॉइंट लिखेंगे। ठीक है सर, यहां से समझ आ गया। अब ये तो समझ आ गई कि जिसको विभाजित नहीं होना वो बाहर निकल जाएगी, जिसको विभाजित होना है फिर वो एस फेज में आ जाएगी। ठीक है। एस फेज में एक बार अगर कोशिका आ गई तो फिर ये फिर वापिस नहीं जा सकती। फिर इसको ये आया कि मन में, यार नहीं डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, अब तो वापस जाते हैं। नहीं, जो भी आपको कंफर्म करना था वो G1 फेज में ही करना है। अगर आपने G1 फेज में कह दिया कि आपको विभाजित होना है और आप एस फेज में आ गए तो फिर आपको विभाजित होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप वापस नहीं जा सकते। ठीक है। फिर एस फेज से G2 फेज में आती है, फिर यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है और फाइनली उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। ऐसे एक कोशिका विभाजित होती है, यहां तक पहुंची, फिर से कोशिका, फिर वही स्टार्ट हो गया G1, S, G2। समझ आ गया कोशिका चक्र कैसे चलता है, एक कोशिका विभाजित कैसे होती है? बिल्कुल यही, इसी चीज से आपको समझ में आना चाहिए। इसको बना लो बढ़िया ढंग से, मेरे तो जैसा बना है वैसे तुम मत बनाना, है ना। चलो ठीक है, मिटाओ इसको मिटाओ। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोशिका चक्र जो होता है वो साइक्लिन प्रोटीन व CD2 काइनेज एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम द्वारा, ये कई बार सवाल आ जाता है
हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है कि जो कोशिका चक्र होता है ना, इसको नियंत्रित कौन करता है? साइक्लिन प्रोटीन और CDC2, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो चेक पॉइंट है ना, इन चेक पॉइंट पे ये पाए जाते हैं। साइक्लिन प्रोटीन और CDC2 काइनेज एंजाइम ये चेक पॉइंट में मिलेंगे। एक आपका G1S चेक पॉइंट है जो G1 और S के बीच में मिलता है, और एक आपका G2M, M मतलब ये M फेज है, और G2 और M फेज की मिलता है G2M चेक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन पाई जाती है, साइक्लिन प्रोटीन और CDC2 काइनेज एंजाइम, जो कोशिका चक्र को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। इंटरफेज हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरावस्था। इसका नाम मेरे को याद है तब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अंतरावस्था। देखो, इंटरफेज इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, विभाजन के लिए तैयार होती है, विभाजित नहीं होती। विभाजित नहीं होती, इसलिए निष्क्रिय अवस्था मानी गई। निष्क्रिय अवस्था मानी गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक मिनट मार्कर चेंज कर, आज मेरे क्या इंक खत्म हो गई ना। निष्क्रिय अवस्था मानी गई जबकि उपापचयी रूप से मेटाबॉलिकली अगर देखें तो इसके अंदर कोशिका इस अवस्था में सर्वाधिक सक्रिय होती है। देखिए यहां पे सर्वाधिक सक्रिय होती है। यहां पे मैं इतने जो पॉइंट लिखा रहा हूं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्या आपके एग्जाम में इतने लंबे सवाल आएंगे? नहीं। यहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लिखाने का मतलब ये एक पूरा कंसेप्ट है। ये आपको ऐसे किताब नहीं मिलेगी। किताब आप देख लेना, आपको इस प्रकार से लिखी हुई नहीं मिलेगी लाइनें। आप ढूंढ लेना, चाहे आप NCERT देख लेना, चाहे आप RBSC की किताब देख लेना, दो ये तुम्हारे पास देख लेना, वहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा। मैं इसलिए लिखाता हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको कनेक्ट हो, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बने, एक इमेजिनेशन बने, है ना। तब आपको अगर दिमाग में ये बढ़ गई तो फिर आप भूलोगे नहीं, है ना। याद इतनी लंबी लाइनें नहीं रखनी। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो कि इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, विभाजित नहीं होती, इसलिए इसको निष्क्रिय माना गया। जबकि अगर उपापचयी रूप से देखें तो कोशिका इस अवस्था में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है ना। सॉरी, सब यहाँ पे ये बात कही गई है कि कोशिका यहाँ पे विभाजित नहीं होती है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये निष्क्रिय अवस्था है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा, क्योंकि आप तैयारी करते हो, वही बात है ना, कितने ज्यादा एक्टिव होके करते हो। तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे भले ही इसको विभाजन अवस्था विभाजित नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय यहाँ पे इंटरफेज के अंदर होती है। ठीक है, चलो अब इंटरफेज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे G1 फेज। G1 फेज को गैप 1 नाम दे दिया, गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज। अब पोस्ट माइटोटिक फेज अगर आपने सेल साइकिल का डायग्राम आपके सामने बनाया तो आप उसको देखिए। पोस्ट माइटोटिक क्यों है? पोस्ट का मतलब बाद में, माइटोटिक मतलब एम फेज को पूरा नाम एम फेज का है, माइटोटिक फेज में लिखाना ही भूल गए इस चीज को। एम फेज का पूरा नाम है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक के बाद में आ रहा है भाई कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर G1 आ रहा है। तो यानी कि एम फेज के बाद में आ रहा है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, तो G1 फेज या गैप 1 इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी बातें देखो, आप जब किताबें देखोगे RBSC की, NCERT की, तो उसमें आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। मैं आपको जितने पॉइंट बताऊं, चाहे 2 पॉइंट बताऊं, चाहे 3 पॉइंट बताऊं,
उतने ही याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं G1 फेज की, तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि इसमें लगभग, मैंने नाम यहां पे यूज किया, लगभग सभी कोशिकांगों का द्विगुणन होता है। लगभग सभी कोशिकांगों का द्विगुणन होता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको यहां पे याद रखनी है सेल की कंडीशन। सेल कंडीशन, यहां पे जो कोशिका की स्थिति है वो है 2n 2c। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और c क्या है, वेट, क्रोमोसोम का भार, गुण डीएनए की मात्रा या गुणसूत्र की मात्रा। ये सेल की कंडीशन है। दो बात आपको इसमें याद रखनी है कि एक तो इसके अंदर होता क्या है, जितने भी कोशिकांग है वो डबल हो जाएंगे इसके अंदर, जितने भी कोशिकांग है वो इसके अंदर डबल हो जाएंगे। और सेल की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि कंडीशन क्या होती है, 2n 2c। उसके बाद आती है एस फेज। उसके बाद क्या आती है, एस फेज। इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज या संश्लेषण प्रावस्था। इसका भी कारण है क्यों कहते हैं संश्लेषण प्रावस्था। इसमें 3 काम होते हैं, ध्यान से सुनना। संश्लेषण प्रावस्था जो होती है इसमें 3 काम होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, हिंदी में डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए द्विगुणन, कुछ भी लिखो, ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसके अंदर होता है सेंट्रियोल, तारक केंद्र, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन। और तीसरा काम इसमें होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। ये 3 काम आपको एस फेज के अंदर याद रखने हैं कि एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पे होता है, इसलिए एस फेज को संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। डीएनए संश्लेषण प्रावस्था, डीएनए का निर्माण यहां पे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन लिखो या फिर डीएनए डुप्लीकेशन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे होता है सेंट्रियोल, तारक केंद्र जो होता है उसका भी द्विगुणन यहाँ पे होता है, और एक हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी यहाँ पे होता है। ठीक है सर, एक चीज अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेल की कंडीशन रहेगी, यहाँ पे जो सेल की कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी 2n 4c। ये क्यों होगा बताओ, यहाँ पे सेल की कंडीशन क्या थी 2n 2c, जबकि यहाँ पे सेल की कंडीशन क्या है 2n 4c। कैसे, डीएनए का द्विगुणन हो गया। अगर डीएनए की मात्रा बढ़ गई, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की मात्रा बढ़ गई, कैसे, मान लो पहले ये एक गुणसूत्र था, अब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब इसकी जैसी की जैसी एक फोटोकॉपी और बन गई, तो अभी भी गुणसूत्र तो एक ही है लेकिन उसकी मात्रा बढ़ गई। पहले इसके अंदर 2 क्रोमेटिड थे, अब इसके अंदर 4 क्रोमेटिड हो गए, यानी कि उसकी जो मात्रा है वो क्या हो गई, डबल हो गई, 2c से 4c हो गई। लेकिन गुणसूत्र उतनी ही है, गुणसूत्र पहले भी 2n थे, अभी भी 2n है। ये आपको याद रखना है। सेल की कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है कि जीवन फेज में सेल की कंडीशन क्या होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक बात, नहीं तो रट लेना कि जीवन में 2n 2c, एस फेज में 2n 4c। क्यों हुआ डबल, क्योंकि इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। आपको जीवन फेज के अंदर 2 बातें ध्यान में रखनी है, इसमें लगभग सभी कोशिकाओं का द्विगुणन होता है और सेल की कंडीशन 2n 2c। एस फेज में आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और सेल की कंडीशन 2n 4c। ये 6 बातें अभी तक आपको याद रखनी है, सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला। मेरा काम इतना है कि आपको इतना बता दूं कि सवाल उससे बाहर नहीं जाए, फिर तो तुम कर लोगे भाई। अब तो इसको देखना ही है, तुम्हें रटना ही है, और क्या करोगे। ठीक है, चलो अब फाइनली हमारी बचती है तीसरी अवस्था, G2 फेज। इसको प्री माइटोटिक फेज या गैप 2 कहते हैं। इसमें प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, प्रोटीनों का संश्लेषण होता है बस। और सेल की कंडीशन यहां पे भी ध्यान रखना है, सेल की कंडीशन यहां पे भी क्या होगी 2n 4c, यानी जो कंडीशन यहां पे थी वही सेम कंडीशन यहां पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है सेल की कंडीशन, जो यहां पे 2n 4c, यहां पे भी 2n 4c। ठीक है, G2 फेज में प्रोटीनों का संश्लेषण होता है।
अब अगर इसको आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, तो लगभग सभी कोशिकाओं का द्विगुणन कहाँ पे होता है? G1 फेज में। लेकिन जो एक सेंट्रियोल है इसका डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है? S फेज में। लगभग सभी प्रोटीन कहाँ पे बन रही है? G2 फेज में। लेकिन जो स्टोन प्रोटीन है वो कहाँ पे बन रही है? S फेज में। समझ गए? तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि G1 फेज के अंदर 2 बातें ध्यान में रखनी, S फेज में 4 बातें और G2 फेज में भी 2 बातें, टोटल 8 बातें आपको याद रखनी है। इंटरफेज आपका यहाँ पे होता है COMPLET, कंप्लीट। ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सबसे ज्यादा सवाल बनने की चांस कहाँ से है, तो इसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो सवाल बनेगी वो बनेगी आपके S फेज से, सिंथेटिक फेज से। इसको डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। इसके अंदर 3 काम होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, सेल की कंडीशन क्या रहती है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका इंटरफेस है। इंटरफेस आपका क्लियर होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एकदम आपके लिए सेलेक्टिव मटेरियल लाया हूँ, है ना, कि भाई कचरा पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है वही पढ़े, ऐसे नहीं कि कचरा ही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम एम फेज पे आते हैं। इंटरफेस हमारा क्लियर, फिर हम एम फेज पे आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जी नोट फेज के बारे में थोड़ा सा जानना है, वो पढ़ लेते हैं, फिर हम एम फेज पे आएंगे। ठीक है, मिटाओ इसको। चलो अब हम जी नोट फेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में जी नोट फेज, ये जो फेज होता है इसे कहते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज हिंदी में बात करूं तो शांत प्रावस्था। यहां पे क्या लिखना है? कुछ कोशिका जो कभी भी विभाजन नहीं दर्शाती, कभी भी विभाजन नहीं दर्शाती। अब कुछ बच्चे मेरे को ये कमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ दो, नोट्स दो। तो भाई मैं इतनी जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मतलब फालतू ही कर रहा हूँ, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। फिर तो मैं सारी एक एक चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ, किस लिए लिखा रहा हूँ? ताकि आप भी नोट्स बनाओ। जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वही तो आपको बनाने, देखा देखी में भी यार, इतना ही मतलब। कुछ कोशिका जो कभी भी विभाजन नहीं दर्शाती, या कुछ कोशिकाएं जो कभी कभार विभाजन दर्शाती है। जो कभी कभार विभाजन दर्शाते हैं वो जीवन फेज से बाहर निकल जाती है और जी नोट फेज में चली जाती है। किस में चली जाती है? जी नोट फेज में चली जाती है। जी नोट फेज में चली जाती है। एक चीज याद रखना, जी नोट जो है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, सेल साइकिल का भाग नहीं है। आपसे ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि निम्न में से सेल साइकिल का भाग नहीं है, G1, S, G2, G नोट। तो जी नोट जो है वो सेल साइकिल का भाग नहीं है। क्लियर है? जी नोट आपके सेल साइकिल का भाग नहीं। बेटा इसको जी नोट फेज क्लियर। अब हम आते हैं एम फेज। ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं बात करूं एम फेज की, एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज। इसके अंदर 2 होती है, एम फेज 2 होती है। एक तो होती है माइटोसिस एम, एक एम से होती है मियोसिस। मियोसिस की स्पेलिंग गलत है मेरे को लग रहा है। मियोसिस की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? ये होती है, पता नहीं जो भी है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ये 2 है। एम फेज के 2 पार्ट है, माइटोसिस, मियोसिस। अब आप कहेंगे सर एम फेज के आपने पहले तो अलग 2 भाग बताए कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, वो अलग है, वो अलग है। मैं कह रहा हूं कि एम फेज ही 2 होती है। एम फेज, एम का मतलब ही या तो माइटोसिस या मियोसिस। इसके अंदर 2 भाग हो जाएंगे फिर से, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। वही भाग है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
समझ रहे मेरी बात को? तो एम फेज के दो प्रकार है। अब कुछ कोशिका ऐसी होती है जो समसूत्री विभाजन दर्शाती है। ध्यान से सुनना, अब कंसेप्ट आ रहा है। अब यहाँ पे ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ता है कि समसूत्री अर्धसूत्री अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं जहाँ पे एक्चुअली में समझना होता है वहां पे मैं रोक के समझाता हूँ बढ़िया ढंग से। यहाँ पे मैंने यह कहा कि एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, एम फेज मतलब माइटोसिस कहो या मियोसिस कहो। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि कुछ कोशिका जिसमें तो होता है समसूत्री विभाजन और कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी सर? जैसे कि आपके अंदर शरीर के अंदर एक तो है कायिक कोशिका, उसमें तो होगा समसूत्री विभाजन। एक आपके शरीर में जनन कोशिका होती है, उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है समसूत्री, क्या होता है अर्धसूत्री, ये हम समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि कुछ कोशिका में समसूत्री होगा, कुछ में अर्धसूत्री होगा। तो जो कोशिका समसूत्री विभाजन दर्शाएगी वो माइटोसिस मतलब ये वाला प्रोसेस करेगी, और जो कोशिका मियोसिस से विभाजन दर्शाएगी वो मियोसिस में जाएगी। बाकी का प्रोसेस पूरा सेम है, ध्यान से सुनो, बाकी का प्रोसेस पूरा सेम है। इंटरफेस चाहे वो कोशिका माइटोसिस से विभाजित हो चाहे मियोसिस हो, इंटरफेस दोनों का सेम होगा। इंटरफेस जैसे ही कंप्लीट होगा अब उस कोशिका को देखा जाएगा कि ये कायिक कोशिका है, वो समसूत्री विभाजन करेगी, ये जनन कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी। ठीक है, अब देखो चाहे समसूत्री विभाजन हो उसके भी दो भाग है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्र का विभाजन होगा, उसके अंदर चार पार्ट होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और चाहे मियोसिस हो उसके अंदर भी दो पार्ट होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब समझ गए? तो तभी तो मैंने कहा कि आज हम समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, यानी कि जो कोशिका समसूत्री विभाजन दर्शाती है आज हम इसको पढ़ेंगे, कल हम इसको पढ़ेंगे। समझ गए? तो इसको बढ़िया ढंग से लिखना कि एम फेज दो प्रकार के, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। कुछ कोशिका माइटोसिस दर्शाती है, कुछ कोशिका मियोसिस दर्शाती है, तो हमें तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस। आज हम क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। चलो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है माइटोसिस? सबसे पहले तो ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यही डाउट आपके क्लियर कर दूं, ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो सोमेटिक सेल्स कायिक कोशिका होती है उसमें ये होगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की? सॉरी, माइटोसिस की देखो पादप कोशिका में इसको किसने खोजा? प्लांट सेल में इसको खोजा स्ट्रोसबर्गर ने। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेंगे। और जंतु कोशिका में इसको किसने खोजा? जंतु कोशिका में खोजा फ्लेमिंग ने। और माइटोसिस शब्द किसने दिया? शब्द भी दिया फ्लेमिंग ने। शब्द भी किसने दिया? फ्लेमिंग ने। यानी कि माइटोसिस की खोज पादप कोशिका में स्ट्रोसबर्गर ने, जंतु कोशिका में फ्लेमिंग ने, और माइटोसिस शब्द भी किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। माइटोसिस शब्द की खोज या शब्द भी किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। माइटोसिस होता किसमें है? कायिक कोशिका। ये माइटोसिस जो होता है ये अगुणित कोशिका में भी होता है और द्विगुणित कोशिका में भी होता है, दोनों में होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। तो माइटोसिस दोनों होता है, अगुणित में भी होगा और द्विगुणित में भी होगा। लेकिन ध्यान में रखना कि जो जंतु होते हैं अगुणित जंतु जिंदा नहीं रह पाते। अगुणित जंतु जिंदा नहीं रह पाते, इसलिए जंतुओं के अंदर जो माइटोसिस है वो केवल और केवल द्विगुणित कोशिका में होता है। समझ के बात को? यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो माइटोसिस होता है वो अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते, केवल और केवल मधुमक्खी को छोड़ करके। मधुमक्खी एक ऐसा जंतु है जो अगुणित होते हुए भी जीवित रह पाता है ना? तो वो छोड़ दो तो बाकी अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते। तो अगर मैं जंतु की बात करूं तो जंतु में तो केवल द्विगुणित जीवों के अंदर ही माइटोसिस होता है, लेकिन
जो पादप होते हैं उसके अंदर अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में माइटोसिस मिलता है। तो इस पॉइंट को आपको ढंग से लिखना है, जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे लिखना है। कैसे लिखोगे कि पादप कोशिका में अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में माइटोसिस होता है, जबकि जंतुओं के अंदर केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही माइटोसिस होता है, क्योंकि अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते। चलो ये भी आपको समझ आ गया। अब माइटोसिस कहते किसे हैं? एक पैतृ कोशिका दो समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है। समसूत्री नाम से पता चल रहा है, समान, दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो एक पैतृ कोशिका में दो समान पुत्री कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है? पैतृ कोशिका विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलो इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। दोनों पुत्री कोशिका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पुत्री कोशिकाएं आपस में व पैतृ कोशिका आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होती है। आनुवांशिक रूप से अगर देखा जाए, आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है, क्लोन, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। और मेरे मार्कर लिंक नहीं है तो थोड़ा सा आप मैनेज करना, वैसे आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप कर क्या सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैंने दो चीजें लिखी। एक तो समसूत्री विभाजन कहते किसे हैं कि इसमें एक पुत्री कोशिका दो समान, एक पैतृक कोशिका दो समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, तो उसे तो हम कहेंगे समसूत्री विभाजन। ये जो दोनों पुत्री कोशिका है, इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें, मान लो ये 2n सेल है, तो इससे आपकी ये बनेगी 2n और 2n। तो ये जो होता है माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे ये जो पैतृक कोशिका और ये दोनों पुत्री कोशिका, ये आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होती है। ये दोनों भी समान, ये दोनों भी समान, ये दोनों भी समान, इसलिए इन्हें आपस में क्या कहा जाता है? क्लोन नाम दे दिया जाता है। इसे क्लोन नाम दे दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जो माइटोसिस होता है इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है। इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है। यह भी कई बार सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक बार ही डीएनए का द्विगुणन होगा और एक बार ही पृथक्करण होगा, मतलब प्रॉपर काम चलेगा। एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब द्विगुणन होगा, डबल होगा, और फिर एक बार पृथक हो जाएगा वापस। एक बार द्विगुणन, एक बार पृथक्करण, एक बार द्विगुणन, एक बार पृथक्करण। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि डीएनए का एक बार द्विगुणन व एक बार पृथक्करण। तो यहां पे मैंने कितने पॉइंट आपको बताए? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। 6 बातें मैंने आपको बताई है। बताओ आपको किस बात में दिक्कत है? इनमें से किस चीज में आपको दिक्कत है? 6 बातें मैंने आपको बताई है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक बार फिर से समझा दूं इसको। सुनो ध्यान से, देखो, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए माइटोसिस काई कोशिका में होता है। माइटोसिस की खोज पादप कोशिका में स्ट्रोसबर्गर ने, जंतु कोशिका में फ्लेमिंग ने, और माइटोसिस शब्द भी फ्लेमिंग ने दिया। फिर माइटोसिस कहते किसे हैं? समसूत्री विभाजन कहते किसे हैं? तो इसमें एक पैतृक कोशिका दो समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। यहाँ पे जो दोनों पुत्री कोशिका और जो पैतृक कोशिका, ये तीनों ही एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से एक समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। माइटोसिस को एक और नाम दिया जाता है जिसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार डीएनए का द्विगुणन और एक बार ही डीएनए का पृथक्करण चलता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक बात है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इक्वेशनल सेल डिवीजन नाम दे दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर है?